हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जहां पर हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। किस किस प्लांट में किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसको देखा था हमने। फिर हमने ये भी देखा था कि कई बार हमें लोअर प्लांट्स के अंदर भी एक यूनिक बात देखने मिलती है कि जब उन्हें एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवॉल्व ही हुआ है एडवर्स कंडीशन से सामना करने के लिए। तो कई बार दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों प्रमोट किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस लेके आता है, और उन वेरिएशन में से कुछ वेरिएशन ऐसे हो सकते हैं जो बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग या एडवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जीवों को, ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हो। और ऐसे ही क्रमिक विकास होता है, ऐसे ही ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है। क्लियर? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आप में से किसी ने पूछा इसलिए मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक बात आपको बता दूं मैं, कि छोटी सी बात आपको लेक्चर के पहले मैं शेयर करूंगा कि आप में से कई बच्चे पूछते हैं सर मुंबई में क्या कंडीशन है। तो मैं क्लियर कर दूं कि इस समय जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस समय मुंबई की कंडीशन बड़ी खतरनाक है कोरोना वायरस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। समझ लीजिए आपकी 50,000 50,000 से अधिक केस अकेले मुंबई के अंदर है। और मुंबई में यदि हम पूरा सब अर्ब वाला एरिया जोड़ ले, जैसे पालघर, विरार, वसई, ये सब जोड़ ले हम, तो कुल मिलाकर पाएंगे आपकी मुंबई में 60-70 हजार के आसपास कोविड-19 पॉजिटिव केस सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है, ठीक है। और जिन लोगों एसिम्टोमेटिक है, जिनकी जांच नहीं हुई है, ऐसा देखा जाए तो कम से कम 2-2.5 लाख के आसपास केसेस होना चाहिए, ठीक है। हम सब लोग, आप मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसा लगता है मुंबई के अंदर, तो मैं बता दूं कि पहली बार जिंदगी में, पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक डर के साए के नीचे जो है वो रह रहे हैं। हर दिन का एक डर है, हर दिन का एक भय है। मतलब बाहर से सब्जी आती है तो उसको जो है बाहर रखना पड़ता है, बाहर ट्रीट कराना पड़ता है, बाहर अच्छे से धोना पड़ता है उसको, के फिर अंदर आना पड़ता है। बाहर कोई सामान आता है 2 दिन बाहर रखना पड़ता है, फिर उसको अंदर लेते हैं के। और बाहर अने सोचिए कि हमारा एक फ्लैट है जो 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इसमें हम लोग रहते हैं। उस फ्लैट से उतरे हुए भी जो है वो अरसा हो गया है कि मैक्सिमम कभी होता है तो कभी जब मन बड़ा खराब होता है तो छत पर चले जाते हैं, अदरवाइज कमरे में बंद, घर में बंद है, महीने हो गए। ये जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो ये घर के अंदर ही सेट किया गया है, क्योंकि मुझे बाहर जाना, स्टूडियो तक एक्सेस करने जाना। मेरा ऑफिस मेरे घर से तकरीबन, आश्चर्य होगा सुन के, 25 किलोमीटर दूर है, कि 25 किलोमीटर दूर है मेरा ऑफिस मेरे घर से। मेरा ऑफिस है बांद्रा में, कि बांद्रा में, और मैं रहता हूं अल्टा माउंट रोड पे। तो दूर, दोनों जगह की दूरी है। तो फिर भी मेरे मन में देखो क्या होता है कि इतना सब कुछ है, लोग बाग आपको होता तो ऐसी हालत है मुंबई की कि पीपल्स आर लिविंग मुंबई, मुंबई छोड़ के लोग छोटे गांव की ओर मूव कर रहे हैं। डर सबको लगता है, हम लोग को भी डरता है। बीइंग ए डॉक्टर, मेरे को अब चूंकि मेरे लिए जो है कि मैं अभी फिलहाल जो है, मेरे को उन्होंने बोला हुआ गवर्नमेंट, लेकिन ये कि फिलहाल जो है मेरे को वर्क एट होम जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का मुझे परमिशन मिला हुआ है, ठीक है। जब कभी ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी होगा तब जाना भी पड़ेगा। बात इतनी सी है कि डर सबको लगता है, लेकिन वही है ना, यदि हम केवल डरते रह गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। तो देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी फिलहाल जो है कैसे भी एड, मैं आपको क्यों बताया चीज, क्योंकि एड आप में से कई बच्चे हालचाल पूछते, तो मैंने आपको कहा कि मैं क्लियर कर दूं आपको कि हम लोग सब प्रिकॉशन रखे हुए हैं। लेकिन जैसे आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड एक्चुअली, हल्का सा मुझे जो है वो जुकाम जैसा मुझे फील हुआ, एलर्जी जैसा। तो छोटा सा जो नॉर्मल जुकाम जिसको हम कंसिडर नहीं करते थे, उसके लिए भी अब आपको डर लगने लगा है। आप मास्क लगा लेते हैं घर के अंदर, के बच्चों से दूर रहते हैं आपके। तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का जो है वो ऐसा सामना करना पड़ेगा चीजों का। तो वही है, मैंने आपसे कहता हूं कि हर बार मनुष्यता और जो हमारी इंसानियत की जो जीत है वो है कि हम ऐसे खतरों से जो है, से भी जो है वो उनके भी पार निकल जाते हैं उनके। चलिए, तो अब मुद्दे पे लौट के वापस आते हैं। तो मेरे हाल चाल ठीक है बेटा, आप सब लोग उससे बार अलग अलग पूछते थे, मैंने कहा चलो एक बार में वीडियो के अंदर ही बता देते हैं हम, ठीक है। डर तो लगता है, ठीक है, क्या करें ना। चले, और मेरे छोटे बच्चे भी, एक ऐसा मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी मदर मेरे साथ रहती है, तो हमारी फैमिली में हमारे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे हमारे जो स्टाफ है घर में काम कर रहा है वो हमारे साथ ही रहता है।
चलिए, तो अभी पिछली क्लास में हम यहां बात किए थे बेटा, हम बात किए थे एजिंग के ऊपर। हम बात किए थे कि उम्र बढ़ने पर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है खत्म हो जाती है धीमे धीमे करके के। तो हम सब जानते हैं कि जो है वो एक एज होती है जहां जिसके बाद महिलाओं में जो है ह्यूमन फीमेल के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है मीनोपॉज के बाद। क्या हम बोलते हैं? मीनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आना रुक जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, और खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, मेल में थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मेल में भी क्या होता है, स्पर्म की एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम वो भी धीमे धीमे समय के साथ कम होती चली जाती है वो। ठीक है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे हम। फिर मैंने आपसे कहा था कि रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना मतलब जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो एजिंग को सेनेसेंस को बतलाती है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपके सामने कुछ इमेजेस दे रखी हैं ए, बी और सी के। आपको बताना है कि ये किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसके जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको बताना है। प्लीज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी होता है। तो आपको टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताना है बेटा। ठीक है, और जो एग्जाम्पल एज पर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल में इनके नाम लिखे हैं वो बताना है। जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए प्लीज 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 आंसर मी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बात हम शुरू करेंगे आज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पर। तो याद करो, मैं आपको बहुत पहले ही बतला चुका हूं यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है। बताया था या नहीं बताया था मैंने? अरे याद करने की कोशिश करो, बतलाया था बेटा आपको मैंने, है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। सामान्यता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो जनरली क्यों लिखा मैंने यहां पर, कारण ये कभी कभी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, उसी का मेल गैमेट उसी के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहा है। देयर में भी पॉसिबिलिटी, इसलिए हमने क्या लिखा, जनरली वर्ड इस्तेमाल किया हमने। जब जनरली बोलते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, कुछ में एक्सेप्शनली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। एक गैमेट है मेल गैमेट, एक गैमेट है फीमेल गैमेट। जब फ्यूज करेगा, फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिनेगेमी बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे हम। ठीक है, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट। अब देखिए बड़ी ध्यान से, प्लांट में क्या हो सकता है बेटा, जो पौधे हैं, पौधों में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक साथ प्लांट के अंदर पाया जाएगा। तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। ऐसा एक देखो जिसके पास, अब एकदम अटेंटिव रहिए, इधर उधर मत देखिए। कि मैंने आपसे क्या कहा कि एक प्लांट को बाइसेक्सुअल बोला, मतलब मेल और बाई मतलब दो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्लांट में प्रेजेंट है। तो ऐसा प्लांट, एक अकेला प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होगा। दिस सिंगल प्लांट कैन परफॉर्म द बाइसेक्सुअल प्लांट, द सिंगल प्लांट कैन परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक अकेला प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में संभव होगा। मैंने कहा एक अकेला मतलब मोनो। ठीक है, एक अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, तो हमने बोला इसको मोनोशियस कहा है इसको। मिनट के तो मतलब बाइसेक्स, ध्यान से बात सुनना, कंफ्यूज करता है वर्ड, इसलिए बोला मिनट के बाइसेक्सुअल प्लांट लिख लेना, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब यह है बेटा, एक ऐसा प्लांट जो एक अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। ठीक है, जब मेल प्लांट अलग हो, ठीक है, एक मेल प्लांट हो गया जिसमें केवल मेल फ्लावर होते हो, दूसरा फीमेल प्लांट हो गया जिसमें केवल फीमेल फ्लावर होते हो, तो क्या एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? पार्टनर चाहिए पड़ेगा, कम से कम दो लोग चाहिए पड़ेंगे, एक मेल गैमेट कंट्रीब्यूट करे, एक फीमेल गैमेट कंट्रीब्यूट करे। तो क्या बोला मैंने? कहा एक प्लांट में या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब प्लांट क्या है? प्लांट है यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो एक मेल प्लांट चाहिए पड़ेगा, एक फीमेल प्लांट चाहिए पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया? डायो मतलब दो, डायोसियस बोलेंगे इसको। ठीक है, उल्टा कर लो वर्ड को, बाइसेक्सुअल है तो मोनोशियस है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है तो डायोसियस है। तो याद रखना, बाई मोनो, ठीक है, यूनी डायो। मतलब यदि बाइसेक्सुअल, देखो
मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करती है हमको। बाइसेक्सुअल प्लांट है मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ऐसा बात करो, बाइसेक्सुअल प्लांट है तो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, मोनोशियस के। यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो की रिक्वायरमेंट होगी, तो डायोसियस होगा वो। क्लियर, भूलना नहीं। ठीक, चलिए फिर इन सेवरल फंजाई प्लांट्स टर्म सजेस्ट होमोथैलिक and monoecious are used to denote the bisexual condition and heterothelic and dioecious used to describe the unisexual condition के। अब देखो बेटा ये और ये जो टर्मिनोलॉजी है ना बेटा, ये बहुत काम आती है जब हम टेक्स्ट जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो काम आएगा, आगे हम और डिटेल में जाएंगे तो काम आएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी एकदम देखो, यदि आप बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देते हो ना तो आपका 20-30% काम तो आसान हो ही गया आपका। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, कई फंजाई प्लांट जो होते हैं उनमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम बोलते हैं मोनोशियस, एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मोनोशियस है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, वो हो गया बाई सेक्सुअल हो गया। ओके, और सभी यानी अब मेल और फीमेल पार्ट एक ही थैलस में प्रेजेंट है तो सारे थैलस एक समान हो गए, होमोथैलिक हो गया है। ठीक है, होमोथैलिक का मतलब ये कि एक ही थैलस में मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये तीन चीजें एक साथ कनेक्टेड है, होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, मोनोशियस, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना, बाइसेक्सुअल है तो एक अकेला, अब सुनो, बाइसेक्सुअल है तो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ब्रैकेट में मोनोशियस, और सारे थैलस एक समान होंगे तो होमोथैलिक। ठीक है, ठीक, इफ प्लांट इज बाइसेक्सुअल दैट इट इज एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोन, मोनोशियस, एंड ऑल द थैलस आर सेम, होमोथैलिक। ठीक है ना, तो बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक एंड मोनोशियस। ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने कहा कि यदि हम बात करें यहां पे, देखिए फिर हम आगे बात करते हुए मैंने आपसे क्या कहा कि यदि मैं बोलता हूं आपसे कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है मतलब मेल या फीमेल अलग है, सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बोलोगे इसको, डायोसियस बोलोगे, इसे डायोसियस बोलोगे। तो मेल अलग हो गया, मेल थैलस मतलब हो गया बॉडी के, जिस बॉडी को रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं करते फंजाई में, उसको हम थैलस कहते हैं। कि लोअर प्लांट्स की बॉडी को आप सिंपली रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फंजाई की बॉडी को भी आप रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बॉडी, ऐसी प्लांट बॉडी जिसको रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसको हम थैलस कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि चूंकि मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो एक हो गया मेल थैलस हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा फीमेल थैलस हो गया। तो क्या दोनों थैलस एक समान है? नहीं, एक मेल थैलस है, एक फीमेल थैलस है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, हेट्रोथैलिक कंडीशन बोलेंगे हम। हेट्रो मतलब विषम, थैलस मतलब थैलिक मतलब थैलस के बॉडी के, विषम बॉडी मतलब एक मेल है एक फीमेल है तो हेट्रोथैलिक है, हेट्रोथैलिक है तो बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल हेट्रोथैलिक है तो यूनिसेक्सुअल है, हेट्रोथैलिक है तो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है, और मेल और फीमेल अलग अलग है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कम से कम दो की रिक्वायरमेंट होगी, डायोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अब मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे नोट कर लेते हैं इसको। हमने कहा बाइसेक्सुअल, एरो लाके लिखा हमने, मोनोसियस, सारे थैलस एक समान, होमोथैलिक। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, याद रखना, ये कंफ्यूज करता है ऑप्शन में। ठीक है, फिर मैंने लिखा नीचे यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, सेपरेट मेल और फीमेल, तो ये हेटेरोथैलिक। ठीक है, क्लियर, याद रखेंगे बेटा इसको, बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अब स्टेमिनेट का मतलब क्या होता है,
जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें जो मेल पार्ट होता है कि फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्टेमेन। ठीक है, मैंने मैन को राइट से कर दिया, बड़ा कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? स्टेमेन। स्टेमेन मतलब मेल पार्ट, मेन वर्ड आया ना यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें यदि केवल स्टेमेन होगा, स्टेमेन मतलब क्या होगा? वो मेल फ्लावर होगा। ठीक, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? स्टेमेन मिलेगा आपको। जबकि फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? वो पिस्सिलेट होते हैं बेटा। पिस्सिल का मतलब होता है कार्पल, और कार्पल होता है फीमेल पार्ट। ठीक है ना, पिस्सिल या कार्पल होता है फीमेल पार्ट के। तो पिस्सिलेट फ्लावर बोला मतलब फीमेल फ्लावर के, स्टेमिनेट फ्लावर बोला तो मेल फ्लावर। अगेन टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट के स्टेमिनेट फ्लावर मेल फ्लावर, पिस्सिलेट फ्लावर फीमेल फ्लावर, नोट कर लेना बेटा। ठीक है ना, क्लियर? अब आप बोलोगे सर हमको तो एक बात समझ में हमको नहीं आई अभी भी कि एक इसका कहना क्या चाह रहे हो आप। देखो हम एक काम करते हैं कि हम डिटेल में नहीं जाते पर हमको बता देते हैं कि एक फ्लावर जो होता है ना, फ्लावर का ये एक्सिस है, फ्लावर का ये एक्सिस है, मैंने कहा ये फ्लावर का एक्सिस है, इसको हम पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे जो है ये इसका ऊपर का हिस्सा है थैलेमस, इसको बोलते हैं हम थैलेमस। ठीक है, रिसेप्टिकल बड़ा सा भाग होता है। ठीक है ना। हम एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि फ्लावर में सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ते हैं ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जो पंखुड़ियों को घेरता है चारों ओर से। कोई भी बर्ड देखोगे, बर्ड में क्या होता है? बर्ड पहले कलर फ्लावर पंखुड़ियों को ढके होती है। ठीक है, गुलाब की बर्ड देख लीजिए बड़े के। तो ये क्या होता है? ये होता है सेपल के। इसकी रिंग को बोलते हैं हम कैलिक्स, इसे बोलते हैं हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी के। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसके ऊपर हमें फ्लावर की कलर्ड पंखुड़ियां दिखाई पड़ती है ऐसी। ये क्या है? ये है पेटल। पेटल की रिंग को बोलते हैं हम कोरोला बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या दिखाई पड़ता है हमें? फिर हमें दिखाई पड़ता है मेल पार्ट दिखाई पड़ता है फ्लावर का। ठीक है, ये है स्टेमेन। इसकी रिंग को बोलते हैं हम एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं इसको? हम एंड्रोशियम कहते हैं। इसकी रिंग को पूरा का पूरा रिंग के फॉर्म में होता है क्योंकि लॉन्ग सेक्शन है, चारों तरफ से ऐसा रिंग के फॉर्म होता है, एंड्रोशियम कहते हैं। के फिर ये बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? बीच में दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई पड़ रहा है हमें कार्पल। ये है पिस्सिल या कार्पल। ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रिंग को बोलते हैं हम गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, गाइना वर्ड फीमेल के लिए यूज करते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इट इज ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है के, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट के। अब सोचिए यदि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या करोगे आप? जब मैं बोलूंगा आपसे स्टेमिनेट फ्लावर है तो क्या नहीं होगा उसके अंदर? जब स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे तो उसमें पिस्सिल नहीं होगा उसमें। जब मैं पिस्सिलेट फ्लावर बोलूंगा तो उसमें क्या नहीं होगा? उसमें स्टेमेन नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है ना बेटा, क्लियर? ठीक, चलिए तो अभी हम बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे आपको बताया था इसमें जहां हम बात किए थे यहाँ पे। हाँ ठीक है, पिस्सिलेट फ्लावर क्या होता है और जो है वो दूसरा हमने देखा था कि जो है आपका स्टेमेन वाला फ्लावर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि तो मैंने आपसे कहा बेटा कि क्या होता है पिस्सिलेट फ्लावर, क्या होता है स्टेमेन फ्लावर के। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं आपको बता रहा हूं कि इन सम फ्लावरिंग प्लांट both male and female flower may be present on the same individual। मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं हम इसको। एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे हम उसे? डायोशियस कंडीशन। डायोशियस मतलब दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मोनोशियस मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक। तो यार अब देखो बेटा, ये जो एग्जाम्पल रखे हैं वेरी अब आप 50 किताबों से 50 तरह के एग्जाम्पल याद कर लीजिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, नीट के एग्जाम में जो मेनली आएगा वो आएगा बेटा कहां से? एनसीईआरटी का एग्जांपल आएगा। ठीक है ना। सम एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर
कुकुरबिट एंड कोकोनट के। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि मोनोशियस प्लांट के एग्जांपल क्या है, कुकुरबिट एंड कोकोनट सेट के, ठीक। एंड डायोसियस प्लांट का एग्जांपल क्या है, पपाया एंड डेट पाम। डायोसियस के मतलब ये है कि पपाया में और डेट पाम में, खजूर में और पपीते में, डेट पाम खजूर होता है, पपाया पपीता होता है, तो पपीते के पौधे में, पपाया प्लांट में, डेट पाम में क्या होगा बेटा, उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, ठीक है। जबकि कोकोनट में और कुकुरबिटा में क्या होगा, प्लांट मोनोशियस है, और जो मोनोशियस प्लांट है मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, और जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है मतलब उसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और जो डायोसिस है मतलब दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट के, तो कुकुरबिटा में और कोकोनट में आपको मोनोशियस प्लांट देखने मिलते हैं, जबकि डेट पाम में, पपाया में आपको जो है वो डायोसिस प्लांट देखने मिलते हैं। क्लियर, ठीक है। फिर एनिमल्स की बात करते हैं हम। एनिमल्स में याद रखना बेटा, जो केचुआ है, अर्थवर्म केचुआ, ठीक है, स्पॉन्जेस पोरीफेरा होते हैं, ठीक है, टैबवर्म प्लेटीहेलमिन्थस, ठीक है ना, कृमि होते हैं, सपाट कृमि के, लीच एनिलिडा होता है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, कि दे पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ऐसे एनिमल्स को हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, इनको हम जो है वो बाइसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं, ठीक है। दे आर हर्मेफ्रोडाइट, इनको हम बाइसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं। तो वेरी वेरी आईएमपी के, तो हर्मेफ्रोडाइट टर्म को आपको इस्तेमाल याद रखना बेटा। हर्माफ्रोडाइट मतलब जो बाइसेक्सुअल एनिमल है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो एकदम अटेंटिव रहिए और एकदम दिमाग में रखिए कि अर्थवर्म केचुए में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, टैबवर्म में भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, और लीच के अंदर भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। कॉकरोच जो होता है, जो हम अपने देखते हैं अपने किचन में जनरली दिखाई पड़ता है हम लोग को अपने आसपास में, तो कॉकरोच इज ए यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, ठीक है ना, याद रखना के। कॉकरोच एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेट के, ठीक। तो कॉकरोच जो है वो उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, के मतलब ये है कि इट इज बेसिकली डायोसियस, ठीक है। मेल सेपरेट मेल एंड सेपरेट फीमेल, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ डायग्राम रखें और बता दूं, एनसीईआरटी ने सिर्फ इन इमेजेस को दे रखा है, इन इमेजेस के बारे में एनसीईआरटी ने विस्तार से कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमको याद रखना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि जिपमर के अंदर आप में से कई सारे बच्चों ने मुझसे एक चीज पूछी कि सर क्या आप जिपमर के पुराने क्वेश्चंस कवर करते हैं, क्या आप एम्स के क्वेश्चन कवर करते हैं, क्या आप नीट के पुराने क्वेश्चन कवर करते हैं। याद रखिए बायोमेंटर्स कक्षा 11 और कक्षा 12 11th और 12th को का स्कूल के लिए पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। बायोमेंटर्स इज एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट फॉर नीट एग्जामिनेशन के। बायोमेंटर्स जो है नीट के अलावा कुछ और बात नहीं करते, और नीट में अभी प्रेजेंट नीट में एम्स और जिपमर सब शामिल है, ठीक है। तो याद रखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, जो भी हम एमसीक्यू देते हैं आप लोगों को, जो भी हम कंटेंट देते हैं ना, तो हमारा कंटेंट एमसीक्यू एवरीथिंग इज एम्स के लेवल पर भी है, जिपमर के लेवल पर भी है, बायोलॉजी ओलंपियाड के लेवल पर भी है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है थ्रू आउट द ग्लोब, क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपका 10+2 लेवल पे होता हो जिसके पेपर को आप सॉल्व ना कर पाए। वी कवर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के ना, और आप मुझे जो है वो अच्छा कोई पेपर लाके कहीं आपको लगता है कि कोई पेपर कोई चीज कवर नहीं तो दीजिए मुझे, वो भी हम कवर करेंगे के। और आप में से कई बच्चों ने ये भी पूछा है सर आप लोग कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स केवल दो। बायोलॉजी की बात करूं के फिजिक्स में सर जो है, फिजिक्स में सर क्या करते हैं, मैंने सर से पूछा, सर ने बताया मुझे कि फिजिक्स में सर जो है वो एनसीईआरटी, रैस्निक हैलिडे, एससी वर्मा, डीसी पांडे, ठीक है,
और एक बुक और बताया उन्होंने नेल्सन पार्कर के, इन किताबों का अमर सर इस्तेमाल करते हैं। के केमिस्ट्री में सर ने जो है बड़े भारी भारी नाम बताए, तो मुझे तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो कई किताबों को लेकर और एग्जाम के पेपर के आधार पर वो अपना कई बच्चों ने ये बोला कि केमिस्ट्री में सर जब पढ़ाते हैं तो कई बार वो रजिस्टर में कुछ देखते भी है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, एग्जाम के ईयर और पॉइंट उन्होंने सारे क्वेश्चन वहां पे लिख रखा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने थ्योरी को वहां पे एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। तो आपको पता है वो इतने सारे रजिस्टर एक सब्जेक्ट के, एक टॉपिक के वो इतना सारे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन नोट करते हैं वो क्या आया के, तो ताकि आपसे कोई पॉइंट ना छूट जाए। केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन जो है पिछले 2-3 साल में सर का पढ़ाई के बाहर नहीं गया, एक भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन के। बायोलॉजी में पूछ रहे हैं आपकी सर कौन सी रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल करते हैं, तो बायोलॉजी में रेफरेंस बुक जो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी। सेकंड में जो इस्तेमाल करता हूं वो कैंपबेल बायोलॉजी। थर्ड में इस्तेमाल करता हूं मेडिकल फिजियोलॉजी, विलियम एफ गैनोंग, गाइटन एंड हॉल, ठीक है। एंड एनिमल टेक्सोनॉमी के लिए मैं कुछ किताबें इस्तेमाल करता हूं, जिसे मैं कहता हूं कि जो है एक बुक है रमेश गुप्ता का बुक है, बड़ा अच्छा बुक है, उसको भी मैं फॉलो करता हूं। इसके अलावा जो है आपका जो है एक मैं बुक का नाम भूल रहा हूं उसका, तो वो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट का अलग अलग बुक आता है वो, तो वो इनवर्टिब्रेट कोटपाल एंड त्यागी, वो भी मैं बुक यूज करता हूं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, क्योंकि हमको हर चैप्टर के लिए अलग रेफरेंस बुक चाहिए पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। तो आप कंटेंट को लेके कोई डाउट दिल में मत रखिए कंटेंट को लेकर कि यू आर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट फ्रॉम द बायोमेंटर्स के, ये प्रॉमिस मेरा है, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी मेरे हाथ में, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर चिंता नहीं। तो अब मैं आपसे जो कहने जा रहा था कि जो एनसीईआरटी में इमेजेस दे रखे ना, इसके ऊपर जिपमर में क्वेश्चन पूछा गया, इसके ऊपर एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। एम्स की दोनों पाली ने प्लास्टर जो एम्स हुआ, तो एम्स की दोनों पाली के अंदर जो है वो इन इमेजेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट इमेज है, और ज्यादा कुछ नहीं आया, केवल लेवलिंग आया सर। देखिए पहली इमेज क्या देख रहे हैं आप, फर्स्ट इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है अर्थवॉर्म के, अर्थवॉर्म का इमेज है इसके, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। इसमें आपको एक हिस्सा दिखाया, उसने दिखाया हुआ है इसमें क्लाइटेलम के, क्लाइटेलम इज द कोकून, लाइक इट्स लाइक ए कोकून, ठीक है। ये कोकून के समान होता है, इसके अंदर जो है यंग है अर्थवॉर्म, जब जो है उसके जो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वहां ये यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो एक प्रकार से इट्स कोकून। कोकून मतलब क्या होता है, जो यंग वंस को प्रोटेक्ट करता है शुरू में, और फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब अर्थवॉर्म पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे इस पर के। तो क्लाइटेलम इज लाइक ए कोकून के, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड यंग वंस को प्रोटेक्ट करता है, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर आप देख रहे हैं अर्थवर्म के अंदर आपको जो है ओवरी दिखाई दे रही है और टेस्टिस भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें मेल पार्ट टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट ओवरी प्रेजेंट है। जब दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो अर्थवर्म क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया बेटा, ठीक। फिर आप क्या देख रहे हैं, आप दूसरी इमेज देख रहे हैं आप कॉकरोच की के, तो कॉकरोच ये क्या है, ये है कॉकरोच, ये कॉकरोच के, कॉकरोच में आप देख रहे हैं मेल कॉकरोच देख रहे हैं, फीमेल कॉकरोच देख रहे हैं आपके। तो मेल कॉकरोच में आपको दिखाई पड़ रहा है टेस्टिस, लेवलिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। ये सब इमेज पूछे गए इनके, तो ये कुछ नहीं किया उन्होंने, केवल इसको बार बार पूछा कि ये क्या है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर के, टेस्टिकल सेट के। फिर यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है कॉकरोच में ओवरी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। तीसरा डायग्राम सी क्या है, ये है कारा ग्रीन एल्गी के, कारा इज ए ग्रीन एल्गी, ये एक ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। कारा इज ए मल्टी सेल्ड ग्रीन एल्गी के, तो कारा एल्गी दिखाई पड़ रही है। तो कारा एल्गी में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको कारा एल्गी याद रखिए, कारा एल्गी में सबसे अधिक डेवलप प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। किसी भी एल्गी में, कारा के अलावा किसी भी एल्गी में इतना डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन देखने आपको नहीं मिलेगा। तो कारा एल्गी में क्या देखने मिल रहा है आपको, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊगोनियम, और मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम। वेरी वेरी आईएमपी, और ये 3 बार आया क्वेश्चन है जिपमर के अंदर, एम्स 3 बार पूछा गया इस इमेज को, ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर को भी मोहब्बत आती किसी चीजों से, ठीक है ना, बार बार वही चीज पूछता है फिर वो, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम कहता है कारा में, और मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा, एंथ्रीडियम कहा हमने इसमें के, ये कारा के, ठीक। तीनों इमेजेस पूछूंगा, डीपीएस में पूछूंगा, टेस्ट के अंदर बार बार पूछूंगा, और नहीं बताओगे, सही उत्तर नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी, है ना, ठीक है। कैसे लगेगी सर, आप तो वहां बैठे हो, हम यहां बैठे।
ठीक है, चलो, है ना, ठीक है, अब बाद में कभी बात करेंगे इस बारे में। फिर आप देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई पड़ रही है, आपको डायग्राम डी दिखाई पड़ रहा है। डायग्राम डी क्या है बेटा, ये है मार्केंशिया। और मार्केंशिया क्या होता है, मार्केंशिया एक लोअर ब्रायोफाइटा, इट्स ए लोअर ब्रायोफाइटा, के एक लोअर ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा बोले तो प्लांट के ना, प्लांट क्या होते हैं, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, लोअर ब्रायोफाइटा मार्केंशिया देख रहे हैं। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, डायोशियस कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है इसमें। तो मेल प्लांट जो है, मेल थैलस, उसमें जो मेल जो जो जिस पर मेल सेक्स ऑर्गन लगा होता है वो क्या है, एंथ्रीडियोफोर इज द स्टॉक, दिस स्टॉक के ऊपर लगा होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें दिखाई पड़ेंगे आपको, इसमें होंगी एंथ्रीडियम, इसके अंदर होंगे एंथ्रीडियम, इसमें होंगी एंथ्रीडियम होंगी इसके अंदर, ठीक है। आर्किगोनियोफोर फीमेल ब्रांच है, और आर्किगोनियोफोर के ऊपर क्या होंगी, यहां पे होंगी ये आर्किगोनियम होंगी। आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है बेटा के। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केंशिया में आपको मेल और फीमेल थैलस अलग अलग दिखाई देगा। मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर होगा, जिस पर एंथ्रीडियम लगे होंगे। फीमेल थैलस पे आर्किगोनियोफोर होगा, इस पर आर्किगोनियम लगा होगा। याद रखना, और ये नीट में आया हुआ है, और 2 बार नीट के 2 टाइम्स 2 बार नीट के अंदर ये पूछा गया है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे उसमें आते हैं, क्या हमने देखा कि इमेज ई पे आते हैं। इमेज ई क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर शुगर। अभी मैंने बनाया था आपको, कि मैंने कहा था आपसे, ये सेपल है, ठीक है, और ये पेटल है, ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है। याद है ना, अभी डायग्राम मैंने बनाया था, कि वही डायग्राम का आईएलएस यहां पे बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब एक बात तो क्लियर हो गई हमें कि कुछ इमेजेस आई थी जिन्होंने केवल इतना बताने की कोशिश की कि जो है वो किस तरह के प्लांट किस तरह के एनिमल्स होते हैं, किस तरह के प्लांट बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअलिटी की बात की हमने यहाँ पे, हमने जीवों की लैंगिकता की बात की हमने यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, के गैमीट फॉर्मेशन के समय किस प्रकार का सेल डिवीजन देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, गैमीट्स in all heterogametic species are of 2 type, namely male and female। के गैमिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमिट, एक होता है फीमेल गैमिट, ठीक है। गैमिट्स आर हैप्लॉइड, दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। के याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, के दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, के दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, हैप्लॉइड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एंड के। स्मॉल एंड का मतलब क्रोमोसोम का केवल एक सेट प्रेजेंट होगा इसमें। जब हम लिखते हैं 2n मतलब डिप्लॉइड, क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होंगे, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, ठीक है, क्लियर। अब साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि इस बात को लेकर कोई संदेह मत रखिएगा दिमाग में कि गैमिट डिप्लॉइड भी होते हैं, गैमिट डिप्लॉइड नहीं होते हैं। गैमिट्स आर ऑलवेज इनवेरिएबली हैप्लॉइड, क्लियर। स्पोर की कहानी अलग है, हम बाद में बात करेंगे के। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। के हो सकता है कि जो गैमिट बनाने वाले स्ट्रक्चर हैं, जो गैमिट बनाने वाली प्लांट बॉडी है, वो हो सकता है कि जो पेरेंट प्लांट बॉडी है, गैमिट बनाने वाली जो प्लांट बॉडी है, वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, दैट मे बी पॉसिबल, क्लियर। सिंपल सी बात। अब देखो, जो है कॉमन फंडे की बात करें कि सिंपल सी बात है, यदि प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, सुनना बात के, यदि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और ओ या कोई भी स्ट्रक्चर जिससे गैमिट बनेगा, जिससे फाइनली गैमिट बनेगा, यदि वो हैप्लॉइड है, तो क्या हैप्लॉइड में मियोसिस हो सकता है? हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं होता है, उसमें केवल माइटोसिस हो सकता है। क्या याद रखिएगा बेटा, कभी भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस पॉसिबल नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन केवल डिप्लॉइड सेल्स में होता है या मल्टीपल ऑफ डिप्लॉइड सेल होता है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर इवन होंगे, कि 2 सेट है, 4 सेट है, 6 सेट है, वहां मियोसिस पॉसिबल, क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है। एक सेट को मैं इसको आधा नहीं कर सकता, तो मियोसिस इज नॉट पॉसिबल। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस इज नॉट पॉसिबल इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये, यदि हैप्लॉइड पेरेंट होगा तो गैमिट बनेगा माइटोसिस से, गैमिट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए, और यदि
अब देखो सिंपल, सेवरल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने कहा मोनेरा, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। किंगडम फंजाई की बात करें हम, प्रोटिस्टा में एल्गी की बात करें हम, ब्रायोफाइटा की बात करें प्लांटी में हम के, इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड के, दे हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के, याद रखना। मतलब जो फंजाई है उसकी मेन बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। मोनेरा बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया में केवल एक सिंगल डीएनए पाया जाता है बेटा उसमें के, तो एक्चुअली मोनेरा को यहां पर नहीं शामिल करना चाहिए। देखिए कारण ये है कि मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में जो है क्रोमोसोम नहीं होता है। तो ये मिस्टेक है एनसीईआरटी का, दिस इज ए मिस्टेक फ्रॉम एनसीईआरटी कि वी कैन नॉट से कि बैक्टीरिया डिप्लॉयड है कि हैप्लॉइड है, क्योंकि बैक्टीरिया इज नॉट हैविंग द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के। टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ड्यू टू मोनेरा के, पर एनसीईआरटी में लिखा है तो हमने पढ़ लिया इसको यहाँ पे। पर दिमाग में क्लियर रखिएगा, मोनेरा में केवल एक सर्कुलर डीएनए होता है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के लिए हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वर्ड का यूज नहीं करते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, तो इनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। क्लियर? तो मोनेरा इज कंफ्यूजिंग एंड इट इज रॉन्ग। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वर्ड का यूज मोनेरा के लिए हम नहीं करते हैं, यहां से हटना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों ने लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी को उस करेक्शन के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल कि नया एडिशन में वो करेक्शन भी इसमें कर दें। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें हम, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें, इसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, हमारी मेन बॉडी होती है डिप्लॉइड के। इसका मतलब हमारा शरीर 2n है, ठीक है, और जो फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, इनका शरीर क्या है, इनका शरीर n है के। तो इसका मतलब यह है जिसका बॉडी मेन बॉडी हैप्लॉइड होगा, जब वो गैमीट बनाएगा, जब वो गैमीट बनाएगा तो क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा। और जिसका बॉडी 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, जब वो गैमीट बनाएगा तो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा वो। ठीक है, क्लियर? मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जो क्रोमोसोम के 2n को n करता है, और गैमीट हमेशा n होते हैं के। तो ये डिप्लॉइड बॉडी में होता है, जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। अभी तो बिल्कुल तरह याद रखना, हालांकि आप देखेंगे कि मियोसिस के भी 3 टाइप होते हैं, 3 तरह का मियोसिस होता है। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है बेटा स्पोरिक मियोसिस, एक होता है गैमेटिक मियोसिस। आगे बात करेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा तो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड गैमेट में बनाने के लिए, हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड हेल्प ऑफ मियोसिस के। और यदि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा तो केवल माइटोसिस से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम मियोसाइट सेल बोलते हैं, जो गैमीट बनाने में कहां रोल प्ले करती है। इनको हम गैमीट मदर सेल बोलते हैं के। जब ये सीधा गैमीट बनाएंगे तो इन्हें गैमीट मदर सेल बोलेंगे इनको हम के। कभी कभी क्या होता है, ये कुछ ऐसा स्पोर बनाती है जिससे कि फिर फाइनली गैमीट बनेगा, तो हम वो बाद में बात करेंगे। अभी हम इतना कहा मैंने आपसे कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कुछ वेट, आप देखो ऐसे याद रखो कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में वे सेल्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में वे सेल्स जो मियोसिस में भाग लेती हैं उनको हम मियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम मदर सेल वर्ड भी यूज करते हैं। इसे मियोसाइट भी कहते हैं, इनको हम मदर सेल्स भी कहते हैं, इनको हम मियोसाइट भी कहते हैं, और मदर सेल्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? मियोसिस के आखिर में क्या होगा कि कंडीशन 2n से n हो जाएगी। मतलब ये है कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो केवल एक गैमीट के पास आएगा, मतलब हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होंगे एज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जब मियोसिस होगी तो उसके परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड गैमीट जो है वो बनेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, इस चार्ट को पहले हम पूरा करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं यहां पे। ठीक है, देखो भैया फंडा सिंपल सा है बेटा, मेन बॉडी यदि 2n है तो गैमीट क्या होगा, गैमीट n होगा, है ना। गैमीट दे रखा है n, तो मेन बॉडी 2n होगी। क्या देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, देखिए मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं मियोसाइट के अंदर। ठीक है, तो गैमीट में 23 क्रोमोसोम होंगे। ये 2n नंबर है और ये n नंबर है। ठीक है, क्लियर? हाउस फ्लाई में, घरेलू मक्खी में जो 2n है वो 12 है, तो n कितना हो गया, n हो गया 6 हो गया, बढ़ते जाएगा डबल के। चूहे के अंदर, रेट के अंदर जो है हैप्लॉइड क्या है, n क्या है, n 21 है, तो 2n कितना हो गया, 42 हो गया। डॉग के अंदर जो है वो 78 है, 2n है, तो आपका जो है वो n कितना हो गया, तो हमने कहा 35 और 39 आएगा ना, हाँ 39 हो गया इसका ये हैप्लॉइड नंबर बैठ के। कैट के अंदर 19 यदि गैमीट जो है में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो 2n नंबर कितना हो गया इसका, हो गया ये 38 हो गया इसका, ये है ना। ठीक है,
फ्रूट फ्लाई में इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम 2n कंडीशन 8 है, तो n कंडीशन कितना हो गया 4 हो गया 8 के। ऑफियोग्लोसम फर्न है, एक फर्न है, फर्न मतलब टेरिडोफाइटा है, उसमें n नंबर कितना रखा है 630 रखा है, तो 2n कितना हो गया 1262n हो गया 8 के। एप्पल के अंदर 34 2n है, तो n कितना हो गया, n हो गया 17 है ना। राइस के अंदर जो है n हैप्लॉइड कंडीशन 12 है, तो 2n कितना हो गया 24 हो गया। मेज मक्का के अंदर जो है 2n 20 है, तो n कितना हो गया, n हो गया यहां पे 10 हो गया, ठीक है। पोटैटो के अंदर जो है वो n हैप्लॉइड नंबर 24 है, डिप्लॉइड कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई जो तितली है उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर कितना है 380 क्रोमोसोम, 380 क्रोमोसोम है, तो हैप्लॉइड कितना हो गया बेटा, हैप्लॉइड हो गया यहाँ पे 190 हो गया, ठीक है। ऑनियन प्याज के अंदर n 8 है, तो 2n कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। हमने पूरा टेबल भर दिया यहां पे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हमने यहां पे भर दिया, क्लियर, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो देखो हमें एक बात समझ में आई कि किस प्रकार से जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है वो हमें देखने में मिले। 2n का n से क्या कनेक्शन है, डिप्लॉइड बॉडी का हैप्लॉइड गैमेट से क्या कनेक्शन है, तो हमने कहा म्यूसाइड बेस सेल होती है जो डिप्लॉइड सेल होती है, जो म्यूसाइड में भाग लेगी और हैप्लॉइड गैमेट को वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो अब हम एक काम करेंगे बेटा कि हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में अब जहां बात शुरू करेंगे गैमेटिक ट्रांसफर से, ठीक है ना। और बिल्कुल देखो ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनको समझते हुए चलेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमको आसान लगेगा, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे जूलॉजी के अंदर वो भी आपको आसान लगेगा, क्योंकि बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतर होना चाहिए बेटा, तो चीजें समझ में आएंगी। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।